नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित पीर जी। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और सुमित पीर जी, आपने आजकल बिलावल भुट्टो को सलाह देना बंद कर दिया है क्या? वो बिल्लो रानी जो है वो यूएस में जाके और जगह-जगह जहाँ भी जा रही हैं, वो अपनी भी फजीहत करा रही है, पाकिस्तान की भी फजीहत करा रही है। पाकिस्तान में भी अजीब-अजीब से लोग हैं, वो आपका वो ख्वाजा आसिफ है, वो तो भारत के पक्ष में ही बैटिंग करता है लगता है हमेशा। जब भी मुँह खोलता है तब भारत के पक्ष की कुछ बात बोल देता है। हो क्या रहा है? सर, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए आभार। संजय सर, ये जो बिल्लो रानी है, ये शुगर कोटेड जहादी है। ये जहाद के मैदान में पड़ने वाला छोटा सा मेमना है, जो कोट टाई लगा के जहाद करने चला है बिना दाढ़ी मूछ के। इसकी कहानी मतलब समरी में ये है, ये जो इन्होंने एक डैमेज कंट्रोल मोड के लिए इसको भेजा था यूएस। भाई जाके तू यूएस में कुछ डैमेज कंट्रोल कर, कुछ इज्जत बचा। इज्जत का कहीं क्या इज्जत का फलूदा बन गया है, इज्जत का जनाजा उतर रहा पाकिस्तान की, जो कि है नहीं कुछ भी, पर जितनी भी है थोड़ी भी मार्केट में नीलाम हो रही, तू जाके बचा। अब ये जो गया था, ये बेसिकली इनएफिशिएंट बंदा है, निकम्मा नाकारा है। इसकी माँ भी बेचारी अभी ऊपर बैठ के सोच रही कि कैसा बेटा पैदा हुआ। बाप वैसे ही से परेशान है, क्योंकि आप जानते हैं कि लंदन में कुछ विशेष तरह के क्लब है जहाँ ये घूमता है, मतलब जहाँ पुरुष पुरुष ज्यादा घूमते हैं, तो उन क्लबों में ये घूमने वाला व्यक्ति है। तो ये पुरुष, इसीलिए इसका नाम बिल्लो रानी है। इसीलिए अब तो इससे माँ बाप परेशान, खानदान परेशान, मतलब खानदान का नाश करने वाला व्यक्ति है। और अब इसको इन्होंने आर्मी वालों ने काम दिया था, भाई जाके वहां कुछ बोल, अंग्रेजी बोला, तो अंग्रेजी बोलनी आती, बाकी सियासत तो आती नहीं। तो इसको लगा वो बालों में तेल लगा के, जेल वेल लगा के, कोट वोट पहन के अपना बड़े ऑक्सफोर्ड एक्सेंट में जाके बोलना इसने शुरू किया। तो पहली इसकी वाट लग गई। इसने बोला जी जो भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर कराया जी, उसमें क्या हुआ है कि मुसलमानों का नाम खराब करने के लिए और मुसलमानों को डेमोनाइज करने के लिए कराया। तो सामने एक प्रवक्ता बैठा था, वो भी मुसलमान था। कह रहा, भाई एक बात बताए, तो मुसलमान ऑफिसर ब्रीफिंग दे रहे थे, मैंने सारी ब्रीफिंग देखी, कब मुसलमानों का नाम आया, कहाँ आया। मुसलमान ऑफिसर ब्रीफिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे कैसे ठोका, तो मुसलमानों का नाम कहाँ से ले रहे हो। तो एक तो बेचारे की वहां थोड़ी वाट लगे, कहता नहीं, इधर उधर गाय दाएं बाएं बातों को मारा था। फिर अगला इसका प्रकरण आया, इसने बोला जी कि आपने बोला हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है। भाई हमने कब बोला हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है? हाँ, बट जो हर टेररिस्ट है वो पाकिस्तानी है, और जो ये टेररिस्ट है जो पाकिस्तानी वो मुसलमान है, ये हकीकत है। तो अब तुम इसको घुमा फिरा के बोलो तो हम बोलो तेरा दिमाग का फतूर, हम क्या करें। तीसरी बात इसने बोली, कहला जी आप कह रहे हो जी कि और मोदी जी ने बोला कि भाई हमारे जवानों को बोला या तो रोटी खाओ, नहीं तो मेरे पास गोली है। दिस इज नॉट अ मैन ऑफ पीस। हमने कहा भाई एक बात बता, तू बेवकूफों वाली बात कर रहा। हमने बोला कि चुपचाप घर बैठो, दाल रोटी खाओ, अगर यहाँ की तरफ आओगे तो गोली खाओगे। तो उसमें क्या नई बात बोल दी, गोली तो तैयार है। जो यहाँ की तरफ आएगा, कसाब हो, नजीर हो, अहमद हो, सुलेमान हो, सलमान हो, जो भी आएगा उसके लिए तो एक गोली तैयार है। तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुम्हें वार्निंग दी है, तुम्हारे नौजवानों को बोला कसाब मत बनो बेटा, पंचर लगाते रहो, साइकिल रिक्शा चलाते रहो, लोहार का काम करते रहो, और ये क्या कहते हैं कसाई बाड़े की सफाई करते रहो, ये तुम्हारे काम है। तो इसीलिए तो वो करो। अगर यहाँ की तरफ आओगे तो कोई भी हो गोली खाओगे, मरोगे। तो इसमें नहीं बात कही, मैन ऑफ पीस कहां से हो गया। फिर इसने एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही। इसने कहा जी मोदी इज अ शिमू कॉपी ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू। शिमू आप जानते हैं ना, चाइनीज वेबसाइट है जो सस्ती चीजें बनाती है। मैंने पहली बार मैंने कहा शिमू का नाम लिया तो तेरा असली बाप शी जिनपिंग तुझसे नाराज हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने कहा यार, मतलब इसका मतलब है कि तुम्हें इजराइल का इतना अब भी डर लग रहा है, इतना अब भी डर लग रहा है कि दुनिया के हर मुसलमान जो इजराइल से डरता है। ये बिल्कुल बात सिद्ध हो गई है। और मैंने कहा बेंजामिन नेतन्याहू की कॉपी मोदी नहीं है, मोदी बेंचमार्क है, मोदी स्टैंडर्ड है। मोदी जैसा लोग बनना चाहते हैं, मोदी जैसा लोग काम करना चाहते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू भी आजकल बड़े मोदी जी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्या करना चाहिए, मोदी ने तो बेटा वो करके दिखाया जो इजराइल आज तक नहीं कर पाया। तो इसीलिए तुम्हारा जो डर इजराइल का पहले होता था, अब वैसा ही डर और वही तुम्हारे में, जो तुम्हारी में लिटरली तुम्हारी जो फटी पड़ी है मोदी जी को लेके पड़ी है, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे याद आया कि मोसाड के चीफ से संजय सर एक बार पूछा था, एक रिपोर्टर ने, कह रहा मैंने सुना यू आर अ किलिंग मशीन, इज दैट ट्रू? तो मोसाड के चीफ ने कहा, कह रहा इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी टू रीच हैव दैट स्टैचर।
अब वो स्टैचर जो इनको लग रहा है वो इनको भारत की सेना का, मोदी जी का लग गया, यार ये आके घर में ठोकेंगे, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था बहुत कामयाब रहा, बहुत बढ़िया रहा, और जो हमने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन रहेगा और कभी ऑफ नहीं होगा, यानी कि वो इजराइल वाला डर इनके दिलों और दिमाग में बैठ गया है। मैं सर एक बार, पहली बार मैं जॉर्डन गया तो मेरा एक कोलीग था जॉर्डन में, आपको बताऊं उसका, मैं उसके घर गया तो ये 2004 के आसपास की बात है। मैं उसके घर गया तो मैंने उसके घर में देखा एक वो क्लाशनिकॉफ रखी थी, वो करने तो कॉर्पोरेट का बंदा था। मैंने कहा घर में तुम्हारे क्लाशनिकॉफ क्या कर रही? कह रहा है हर एक के घर में। मैंने कहा क्यों? कहता है ये हमने रखी है, ये 30 साल बाद भी निकालो, ये चलती है। मैं कहा यार पर तुम्हारे घर में कर क्या रही है? कहता कभी इजराइल आ गया तो। तब मुझे समझ आया कि इनके दिल में इजराइल का कितना डर है। कह रहा कभी इजराइल आ गया तो। मैंने कहा अच्छा। कह रहा उस दिन के लिए हमने रखी है। तो वही डर मुझे अब पाकिस्तानियों के दिल में मोदी जी को लेके, भारत को लेके बैठता नजर आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात हुई। तो इसके यहाँ ये सेल्फ गोल हुए तो मुझे लगा शायद सुधरेगा, इसकी ठुकाई पिटाई हुई, इसकी धुनाई हुई, इसकी फजीयत हुई, सुधरेगा, नहीं सुधरा। फिर आगे चलता है, फिर आगे ये कांग्रेसमैन से मिलता है, शर्मन नाम है उसका। तो शर्मन से फिर अपना ये रोना धोना उन्होंने चालू किया, जनाब ये हो गया, जनाब वो हो गया। तो उसने बोला, उसने 4-5 चीज इसको बोली। पहले बोला वाइल, VILE वर्ड यूज किया, वाइल्ड टेररिज्म, मतलब जो बहुत डेरोगेटरी वर्ड डिप्लोमेसी में यूज किया गया। मतलब किसी के मुंह पे आप मान लीजिए उसने अपना जूता निकाला, रुमाल में लपेटा और उसको मारा। जब इसको जूता लगा तो कह रहा आपने क्या किया? कह रहा मैंने तो तुझे रुमाल मारी थी, अब उसके अंदर जूता, तो वो क्या कर सकता? तो रुमाल में लपेट के बिल्लू को पूरे सरेआम, और ये पूरे पाकिस्तानी डेलीगेशन देखती रह गई, क्या हो गया, हाय अल्लाह ये क्या कर दिया उन्होंने। और इन्हें लगता था ये अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, मतलब थप्पड़ नहीं मारते पब्लिकली, पीछे कमरे में ले जाके 4 गाली देते हैं, पर सामने थप्पड़ नहीं मारते, सप्पड़ मारा। बोलता यार एक बात बता, बोला तुम्हारे यहाँ माइनॉरिटीज की क्या पोजीशन है, अहमदिया की, शिया की, बोरा की? तुम्हारे यहाँ हिंदू की क्या पोजीशन है? तुम्हारे यहाँ क्रिश्चियन की क्या पोजीशन है? कल सबसे अच्छी बात मुझे लगी, बोलता तुम्हारे यहाँ बताओ क्रिश्चियन की क्या पोजीशन है, तुमने क्रिश्चियनों का क्या हाल कर रखा, उसका जवाब दे तू। उसके अलावा बोलता, कहता है एक बात सुन, कह रहा वो जो डॉक्टर बेचारा था आफरीदी, जिसने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी उसामा बिन लादेन को पकड़वाया, तुमने उसको जेल में डाल दिया। तुमने बोल दिया आतंकवादी संगठन का पार्ट है, 36 साल की सजा उसको सुना दी, पहले जाके उसको निकाल। और ये जो तुम्हारे टेररिस्ट है इनका हिसाब किताब करो, इनको जाके पकड़ो या इनको जाके इनका सेटलमेंट करो। और ये जो तुम्हारी भारत ने धुनाई की है, भारत ने तुम्हारी बहुत बढ़िया धुनाई की है, बहुत अच्छा किया है। तुम्हारे पास टेररिज्म के अगेंस्ट बोलने का कोई लोकाई नहीं है, तुम टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ मत बोल रहे हो। तुम्हारा घर का रिकॉर्ड इतना खराब है, इतना खराब है कि तुम विदेश में क्या कर रहे हो। मतलब कह रहा है भाई तेरे घर में आग लगी है, तू यहाँ के चने भटूरे खा रहा है, क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? और मिलन देवरा जी ने भी अच्छी बात बोली थी, वो हमेशा कहते हैं, कहता भाई ये फौज ने तेरी माँ को मारा, इस फौज ने तेरे नाना को मारा, और आज तू इनकी नौकरी करने अमेरिका जा रहा है। और देवरा जी से मैं यहाँ एक सहमति नहीं, उन्होंने कहा यंग पाकिस्तानी लीडर। मैं कहा सर एक बात बताओ, यंग ओल्ड में यहाँ कोई फर्क नहीं, यहाँ 16 साल को या 96 साल को सब एक ही काम करते हैं, सबके दिमाग में जहाद है। आप बिलावल को लेको, हाफिज को ले लो, ये क्या नाम है इसका, हाफिज सैयद को ले लो, आसिम मुनीर को ले लो, या सलाउद्दीन को ले लो। इनकी शक्ल सूरत अलग होगी, दाढ़ी मूछ अलग होगी, पर दिल में, दिमाग में ये सारे जहादी है, इनके सबके दिमाग में जहाद है। और ये भ्रांति भी लोगों को निकालनी चाहिए। उसामा बिन लादेन डॉक्टर इंजीनियर था, एमन अल जवेरी डॉक्टर था, उसका तो दादा तक प्रोफेसर था। तो क्या पढ़ाई लिखाई जहादिक मानसिकता को हटाती मुसलमान में? नहीं हटाती। क्या पढ़ाई लिखाई आपको जहाद करने से रोकती है? नहीं रोकती है। और यंग ओल्ड का यहाँ कोई फर्क नहीं होता, यहाँ सारे जहादी। मैं आपको एक और बताऊं, एक और बड़े इंटरेस्टिंग किस्सा पाकिस्तान के सामने आया। फ्रांस 24 ने एक आर्टिकल निकाला सर, कल की बात है, बोला कि पाकिस्तान में इन्होंने एक स्टोरी कवर की 14 साल के लड़के की। ये कहता है गरीब घर का बेचारा, इसको बोलता है जब मदरसा जा, मौलवी साहब फ्री में पढ़ाएंगे, धार्मिक या रिलीजियस एजुकेशन देंगे तुझे। अब ये लोग भेज देते हैं मदरसा। फ्रांस 24 कहता है जी कम से कम 18,000 मदरसे वहां रजिस्टर्ड है और 2.2 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं, जबकि रजिस्टर्ड मदरसे करीब 30 से 33,000 है, टोटल 1 लाख है, और करीब करीब 1 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं वहां। वो कहता है, फ्रांस 24 कह रहा है, जिस बच्चे से हमने बात की तो ऐसा प्रतीत होता है एजुकेशन तो फ्री है, पर हर बच्चे का रेप होता है, हर बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज होता है। ये इन अ वे इनकी मदरसों की फीस है। अब ये फ्रांस 24 कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, हमें तो कहते हैं तुम हिंदुस्तानी ऐसे बोलते हो। अब फ्रांस 24 ने कहा, ये बच्चा कह रहा है कि भाई ये मेरे साथ ही नहीं होता है, हर एक के साथ होता है। हमको क्लास में
पीछे ले जाया जाता, हमारे साथ रेप होता। मौलवी साहब घर पे बुलाते कि थोड़ा मेरे कमरे पे आके सफाई कर, वहां रेप होता है। मतलब जहां तहां रेप होता, और हर बच्चा जो मदरसा जाता लगभग लगभग रेप के लिए तैयार है, लगभग लगभग उसके माँ बाप को पता वहां क्या होता, और सब चुपचाप बैठे और सब कुछ नहीं करे। करा कुछ 17,000 मुकदमे तो दर्ज है, पर 17,000 में पाकिस्तान में क्या होगा। फ्रांस 24 ये कंक्लूड करता है, कह रहा है इस सब को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से कितनों का रेप नहीं होता। मतलब ये वो कहना है कि 60-70% 60-70% स्टूडेंटों का रेप होता, बलात्कार होता, और कितनों का नहीं होता। मैंने फ्रांस 24 वालों को कहा, यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अगर हमसे हम तुम जयपुर डायलॉग देते तो एक वर्ड हम तुम्हें सिखा देते, बच्चेबाजी। अब बच्चेबाजी तो इनका नेशनल स्पोर्ट है। अब 90% जो रेप पाकिस्तान में होता है तो मेल चाइल्ड का होता है, सेक्सुअल अब्यूज मेल चाइल्ड का होता है। इस पाकिस्तान में जहां बच्चों के साथ ये होता है, उसी पाकिस्तान में उसी प्रकरण का निकला हुआ एक बच्चा, जो अब मिलन देवरा जी से युवा कह रहे हैं। सर बच्चे जब इस प्रकरण से निकलेंगे और युवा होंगे तो आप समझिए उनकी मानसिकता कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या होगी। हाँ, तो ये बिलावल भुट्टो वुट्टो ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैंने इसे कल टीवी पे शुगर कोटेड जहादी बोला। मैं कहा ये शुगर कोटेड जहादी है, बाकी थोड़े क्रास से होते, वो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा वाले होते हैं, दाढ़ी मूछ वाले होते हैं। ये बिना दाढ़ी मूछ वाला, बालों में जलवल लगाता, सूट लगाता, पर मानसिकता से, दिल से, दिमाग से ये भी उतराई जहादी जितना हाफिज सैयद है, आसिम मुनीर है। पर मजे की बात यह संजय सर, जहां भी ये गए अमेरिका में, हर जगह इनकी बदपिटी है, हर जगह इनकी थूथू हुई है, और हर जगह जिस चीज पे डैमेज कंट्रोल करने गया, मुझे लगता है डैमेज बढ़ा के आया है, डैमेज कंट्रोल नहीं की है। और उसका नतीजा आप देखिए, उसका नतीजा कल इन्होंने चौथी चिट्ठी लिखी है हमें। इनका कोई वो चौथी है, माफ करो हुजूर, पानी दे दो माए बाप, पानी दे दो साहब, फसल खराब हो रही है, बच्चों के खाने की रोटी नहीं है। मैंने कहा ये जो चिट्ठी बनाए लिखी है, इससे अच्छा एक चीज था, तू एक वीडियो रिकॉर्ड करता, वीडियो करके यूट्यूब पे डालता, इंस्टा पे डालता, तो मजे तो लेते कम से कम। अब चिट्ठी में क्या मजा आएगा, तो वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे कहता है बच्चे मर रहे साहब, पानी दे दो साहब। मैं कहा तुम्हारा तो हासिम मुनीर पीछे कह रहा था कि इट्स एक्ट ऑफ वॉर, तुम्हारा तो वो शमशाद जाके सिंगापुर में कह रहा था कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम हो गया है। भाई तुम्हारी मिलिट्री तो कह रही एक्ट ऑफ वॉर है, एक कह रहा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम हो गया, और तुम्हारा प्रधानमंत्री पीछे अमेरिकन एम्बेसी के 2 दिन पहले फंक्शन में कह रहा, भाई साहब हम हर चीज करने को तैयार है, हम सुलह करने को तैयार है, हम भारत से हाथ जोड़ते, हम ट्रम्प बहादुर से निवेदन करते कि आप जाके मीडिएट करें, क्योंकि ट्रम्प बहादुर ने सीज फायर करवाया, ट्रम्प को थोड़ा चढ़ा रहे हवा पर चढ़ने के झाड़ पे, आपने सीज फायर कराया साहब, अब हम मीडिएट करें साहब, आप में ये करें। और इसका क्या ख्वाजा आसिफ टीवी पे आके कहता है कि शिमला एग्रीमेंट नहीं है, कोई बायलैटरल इशू नहीं है, सब मल्टीलैटरल इशू है, अब कोई चीज नहीं होगी। तो ठीक है, शिमला एग्रीमेंट नहीं है तो कश्मीर भी नहीं है, बात खत्म। फिर उसी की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है नहीं ये इसका विचार हो सकता है, ये हमारा विचार नहीं है। तो मतलब जो शिमला एग्रीमेंट पे ये बैक ट्रैक कर गए थे, वो कह रहे नहीं नहीं ये इसका विचार है, हमारा विचार नहीं। तो अब शिमला एग्रीमेंट भी वापस आ गया। उसके बाद देखिए शाहबाज जो रो रहा था कि ट्रम्प बहादुर बचा लो, और इसके बाद इनका वाटर सेक्रेटरी चिट्ठी लिख रहा है, साहब दे दो, क्या करें, क्योंकि इनकी सर खरीफ की फसल फेल हो रही है, पानी की किल्लत। अब पाकिस्तान में आपको घर घर में दिख रही है, आपको खेत में दिख रही है, इनके किसान की आंखें फटी है कि क्या होगा, क्योंकि इनके वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोल दिया ना, अगर इंशाल्लाह बारिश अच्छी हुई तो फसल होगी, नहीं हुई तो कोई होगी नहीं, बात खत्म। अब 90% इनकी खेती इस वाटर पे डिपेंडेंट है। अब खेती नहीं होगी तो खाएंगे क्या, कौन चाइना पानी भेज रहा है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया जरूर है। इन्होंने मुझे किसी पाकिस्तानी ने पूछा चाइना पानी दे सकता, मैंने कहा बिल्कुल दे सकता। कह रहा क्या कहाँ देगा, कैसे देगा। मैंने कहा चाइना में एक जगह है ब्लैक लेक। कहता वो क्या होता है। मैंने कहा जितना लिथियम का और केमिकल एक प्रोविंस है चाइना की, जो कचरा निकलता है उससे एक बहुत बड़ा लेक बन गया, एक छोटा सी भी कहते हैं। दैट इज द मोस्ट हैजर्डस एंड डेंजरस वाटर इन द वर्ल्ड। उसका रंग काला है सर, उसको कहते हैं ब्लैक लेक। मैंने कहा ब्लैक लेक का पानी पूरा अवेलेबल है, जाके चाइना से मांगो, तुम्हें ब्लैक लेक का पानी लाके दे देगा, खूब पीना ब्लैक लेक का पानी। उसमें लिथियम फ्री है, उसमें लिथियम ये जितने भी मेटल, हेवी मेटल्स वो फ्री है, वो पानी तुम्हें चाइना दे सकता, जाके ले लो। कहानी ये है सर, ये घुटनों पे आ गए, इंटरनेशनली इनका कुछ हो नहीं रहा। और कल एक बंदा है क्या नाम है उसका, मिशेल रूबिन, ये मिशेल रूबिन पेंटागन का ऑफिसर है,
ये मिशेल रूबिन आपका अभी अमेरिकन एंटरप्राइज में सीनियर फेलो है। इसने एक बड़ी अच्छी बात कही और डायरेक्ट आसिम मुनीर को धमकी दी है। बोला आसिम मुनीर तू यू आर अ होल, इफ यू आर अ होल डोंट ट्राई टू डिग अ होल, मतलब तू गड्ढा है तो गड्ढा मत खोद, उसमें जाके डूबेगा। दूसरा इसने बोला जो तेरे F-16 है इनका ऑडिट होगा और अगर F-16 पता लगा भारत के अगेंस्ट यूज हुआ तो दैट विल बी अ ग्रेव वायलेशन। तीसरी बात उसने कही, कह रहा भैया तू मान ले तू ये लड़ाई हार चुका है, तुम्हारी सेना पिट चुकी है, तुम्हारी वाट लग चुकी है और तुम इस चीज के साथ रहो। और चौथी चीज वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि भाई पाकिस्तान में वो एक टेरर स्टेट जैसे घोषित कर सकते क्योंकि अमेरिका की पेशेंस विद पाकिस्तान एंड मुनीर हैज रन आउट, और ये भी वो की संभावना है। आईएसआई विल टेक ओवर मुनीर, इनके जो जनरल आसिफ है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ है आईएसआई वाला जो एनएसए भी, दे माइट टेक ओवर मुनीर। और कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि अनकन्फर्म्ड सोशल मीडिया में चार्टर है, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है कि मुनीर को अरेस्ट करके या मुनीर का पर्च या कुछ ऐसी संभावना हो सकती है। ये बिल्कुल ये चीजें आई है क्योंकि एवरीबडी इज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस विद मुनीर। कह रहा है कि ये फिर वही बात कर रहा है कि फिर ये और ये हाफिज सैयद वाली बात कर रहा है वर्दी लगा के। बोला भैया फिर अगर हाफिज सैयद वाली मानसिकता तो जाके हाफिज सैयद जैसे कुर्ता पहनो, पैजामा पहनो और जाके बैठो कहीं पे, जाके मुरीद के में कैंप लगाओ। अगर आर्मी की वर्दी पहन रहे हो, जहाजों में घूम रहे हो और करोड़ों और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हो तो मेंटेलिटी भी तो थोड़ी सुधारनी पड़ेगी ना। तो मुझे लगता है इस मुल्ले से लोग तंग हैं। और 2-4 दिन पहले क्वेटा में आपके शाहबाज ने और इसने तो कहा ही था कि भाई हमें कोई पैसे नहीं दे रहा। सऊदियों ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, तुर्किया ने मना कर दिया, चाइना ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया, हर एक ने कह दिया यहाँ पैसे मांगने मत आना, अगर यहाँ आओगे तो कुछ व्यापार की बात करो, कुछ म्यूचुअली बेनिफिशियल बात करो, अन्यथा पैसे मांगने यहाँ नहीं आना। तो उसने बोला, कह रहा मैं लास्ट प्रधानमंत्री हूँ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लास्ट फील्ड मार्शल होंगे जो बेगिंग बाउल लेके जाएंगे, और अब मैं ये बेगिंग बाउल लेके कहीं जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे खास मना कर दिया है, कुत्तों का, भिखारियों का और पाकिस्तानियों की तीनों की एंट्री बंद है, तो भाई इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। तो ये सर, ये अगर आप पाकिस्तान में जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं, मतलब पिछले 2-3 दिन में, 4 दिन में, ये मेजर डेवलपमेंट्स है जो पाकिस्तान है। हाँ बताइए। ईरान ने 34,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया। अच्छी बात है, तो उठा के फेंक देना चाहिए पाकिस्तानियों को, क्योंकि ईरान के साथ भी तो इनका आप देख रहे हैं ना, ईरान के साथ भी तो मसले बढ़ गए इनके, ईरान और पाकिस्तान के भी मसले बढ़ गए हैं। और वैसे एक बात है, पाकिस्तान आपको कभी सरप्राइज नहीं करेगा। पाकिस्तान में ऐसे कितने कांड होंगे, अगर हम हर एक घंटे में पाकिस्तान को कवर करें सर, हर एक घंटे कर सकते, क्योंकि इतने वहां कुछ ना कुछ कांड होता रहता है और ये जो कहा चलता रहता है। अब ईरान पे थोड़ी बात करें। देखिए, ईरान ने बड़ा अच्छा काम किया, ईरान ने अमेरिका का फुद्दू बनाया, फिर ईरान ने फिर अमेरिका को गोली दी है। परसों रात की बात है, तो ट्रम्प कह रहे थे नहीं जी मेरी ये ईरान से न्यूक्लियर डील चल रही है, मैं कर लूंगा, हो रही है नहीं हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा भाई एक बात बताओ, डील हो रही है तो बताओ, नहीं तो जाके हम इनको ठोक दे, काम खत्म करें। कहता नहीं 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 अभी रुको, मैं डील कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। तो फिर अचानक परसों, आई थिंक अराउंड 48 आवर्स बैक, खमेनी आते हैं और बोलते हैं भैया अमेरिका के साथ कोई डील नहीं हो रही है हमारी, हमने आपका न्यूक्लियर प्रपोजल डस्टबिन में डाल दिया। अब जो न्यूक्लियर प्रपोजल डस्टबिन में डाल दिया तो हड़कंप मच गया, यार इन्होंने क्या कर दिया, ये मतलब ये क्या हो गया। तो ट्रम्प से बोला जी भाई साहब आप टिप्पणी करो। तो ट्रम्प ने कहा अच्छा हम बात करेंगे। तो ट्रम्प की फिर पुतिन से बात होती है, तो पुतिन ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम जरा बात करेंगे इनसे। और ट्रम्प ने इनको बोला हमारे पास समय नहीं है, हम जाके जल्दी बात करो, नहीं तो हम जाके तुम्हारा जो ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इनको उड़ा देंगे, इसराइल तैयार बैठा। अब इसराइल की समस्या क्या है सर, इसराइल के पास GBU-75 तो दे दिया इन्होंने, जो बंकर बस्टर है जो नीचे तक जाता, पर जो B-2 बॉम्बर चाहिए उसको डिलीवर करने के लिए वो इसराइल के पास तो है नहीं, वहां फिर अमेरिका के पास बात करनी पड़ेगी। तो इसराइल परेशान है, मतलब भाई साहब बताओ क्या करना है। खमीनी ने बोल दिया मैं एनरिचमेंट नहीं रोकूंगा। उससे पूछे क्या तकलीफ है तेरी, कहता अगर मैंने एनरिचमेंट रोकी तो ये ईरान के साथ गद्दारी होगी। कहता अच्छा, कहता ईरान के साथ गद्दारी होगी तो जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में उसके साथ गद्दारी होगी, अगर उसके साथ गद्दारी होगी तो इस्लाम को मैंने धोखा दे दिया। तो अब यहाँ इस्लाम का एंगल उसने डाल दिया, कहता अब मैं एनरिचमेंट नहीं रोकूंगा। फिर खबर आई इस्लाम बीच में आ गया तब तो एनरिचमेंट नहीं रुक सकता, क्योंकि इस्लाम ये सीधा इस्लाम से
संजय सर सीधा भी इस्लाम से गद्दारी कहता, अब ये नहीं रुक सकता, मतलब मुल्क रहे ना रहे पर इस्लाम से गद्दारी नहीं होगी, पर ये नहीं रुकेगा। तो फिर सुनने में आया है कि फिर अमेरिकनों ने लास्ट ऑफर दिया था, कह रहा तुम 3-3.5% एनरिचमेंट कर लो, जिससे ये न्यूक्लियर आइसोटोप्स और ये बिजली घरों के लिए फ्यूल वेल बनेगा, न्यूक्लियर पावर के लिए फ्यूल बनेगा, वो कर लो। तो उस पर भी खमेनी ने मना कर दिया। फिर तीसरा ऑफर दिया, बोलता भाई साहब ऐसा करो, हम एक बॉडी बना देते हैं आपके लिए, सऊदी के लिए, कतर के लिए, और एक आध और जो मिडिल ईस्ट में चाहे, उससे हम ये न्यूक्लियर फ्यूल बना के 3.5% एनरिचमेंट करके देंगे। उस पर खमेनी कहता मुझे कुछ नहीं करना। और वास्तविकता यह है 408 किलो यूरेनियम इसके पास पड़ा है एनरिच्ड, राइट, टू 60%, जिससे मैं पहले अब कहता था, इजराइल भी कहता, जिससे लगभग 10 बम बन सकते हैं। 90% एनरिचमेंट पे 40-42 किलो में एक बम बनता, उतना रखा। हाँ, तो और अभी तो 90% एनरिच करना बाकी है ना। हाँ, ये 60 से 90% का गैप बाकी है, पर इतना उसने। और सर आपको बताओ, लास्ट 3 महीने में इन्होंने 144 किलो एनरिच किया। जब ये अगराची ट्रम्प को घुमा रहा था ना, इस जुम्मा, अगले जुम्मा, फिर उस जुम्मा बात करेंगे, अपना घुमा रहा। इतना ही नहीं, इतने में ईरान ने क्या किया सर, जो इजराइल ने इनके एयर डिफेंसेस को ठोक दिया था, इन्होंने रशियन से बात करके जो भी उसमें रिपेयर, मेंटेनेंस, अपग्रेड हो सकता था वो करा लिया। ठीक है जी। और इन्होंने एक रिपेयर मेंटेनेंस करा लिया। और कल जो खबर आई, तो ये हमेशा ईरानी कह रहे थे हम तैयार है, इजराइल तुम्हारे, हम तैयार है। मैं सोच रहा था इनके पास है क्या, वे आर दिस सो रेडी कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि 2 चीजें, 3-4 चीजें। पहली बात, ईरान को ये पता अगर हम इजरायली आएंगे तो हमारा फोकस पूरा आईडीएफ की तरफ है, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। दूसरी चीज, जो इनके S-300 वगैरह थे, जो भी उसमें रिपेयर मेंटेनेंस, जो भी रशिया से अपग्रेड वगैरह करवा रहे थे, इनका एक BVR 999 है, उसको भी इन्होंने अपग्रेड करा दिया। जो भी ये करा सकते थे करा लिया। अब तीसरी बात, इनको पता है कि अगर GBU 75 लाओगे तो B4 बॉम्बर चाहिए। B4 बॉम्बर फिलहाल ट्रम्प देगा नहीं, तो इजराइल आके कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाएगा जब तक उनके पास GBU 75 नहीं हो, जो सबसे बड़ा बंकर बस्टर है। चौथी बात, एक जो कल इन्होंने, खमीनी ने एक झटका दिया, कल खमीनी ने अनाउंस किया, कहता जी ईरान ने एक मिसाइल बनाई है, मिसाइल का नाम है कासिम बशीर। कह रहा ये फर्स्ट INS बेस्ड मिसाइल है। INS बेस्ड मिसाइल का मतलब है इसमें सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन नहीं चाहिए, ये गायरोस्कोपिक नेविगेशन और जो एक्सेलरोमीटर्स होते हैं उस पर ये चलेगी। तो जैसे अभी दर्शकों का क्वेश्चन होगा कि इंडिया के पास है अग्नि 1, 2, 3, ये 100% INS बेस्ड मिसाइल है। अग्नि 5, K-15 जैसे 100% INS बेस्ड मिसाइल है। अग्नि शौर्य INS बेस्ड मिसाइल है। कुछ हमारे पास मिसाइलें हैं जो बाकी है, दैट इज INS प्लस GPS। जैसे हमारा अपना GPS है नाविक प्लस INS, तो दोनों में से एक सिस्टम दोनों में चलेगा। तो इंडिया ने INS ही ने एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी बनाई है। INS मतलब इनर्शियल नेविगेशनल सिस्टम। हाँ, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जिसमें एक्सटर्नल आपको GPS के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि इसकी रेंज है 1200 किलोमीटर, और इसमें अब ये सिस्टम जो है, ये संभवतः ईरान ने जो उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहता होती, हिजबुल्लाह वगैरह, वो दे दिया। अब सोचिए अगर ये मिसाइल होतियों के पास आ गई तो रेड सी में कोई भी जहाज पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट कर सकते, पहली बार। दूसरा सबसे बड़ा खुलासा हुआ जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया, जो हम कहते कहते हमारे ना, कहते ना लंग्स गॉट बस्ट, मतलब ना दिमाग फट गया, फेफड़े फट गए कहते कहते। भाई ये जितना ईरान में सिस्टम हो रहा है ये सब चाइना दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक बड़ा खुलासा आया, वो कह रहा भाई साहब चाइना से सारा रॉ मटेरियल, सारा केमिकल, सारा हिसाब किताब ईरान को जा रहा है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के लिए। और कितना मटेरियल जा रहा है सर? 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने का, 800। और कैसे जा रहा है ये देखिए, ये ईरान तेहरान जो है ये कुछ ऑर्डर तो डायरेक्ट प्लेस करता है हांगकांग बेस्ड कंपनियों पे, पर उसमें ट्रैकिंग होती है। तो ये क्या करते हैं, पाकिस्तान में शैडो कंपनी बनाते हैं, पाकिस्तान की शैडो कंपनी जाके ये ऑर्डर प्लेस करती है हांगकांग की कंपनी पे। हांगकांग में एक कंपनी है, उस पर हांगकांग की कंपनी मेनलैंड से माल मंगाती है हांगकांग की, वहां से ये आता पाकिस्तान, पाकिस्तान से चमन बॉर्डर के थ्रू ये जाता है ईरान। तो ये इनका रूट सेट है। और ऐसे, और जब ऐड से 800 बैलिस्टिक मिसाइलों का माल मसाला चाइना से ये प्रोक्योर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर चुके, कुछ माल आ गया। क्योंकि आपको याद है जब लास्ट टाइम इन्होंने ईरान इजराइल से पंगा लिया था तो 250 से 300 बैलिस्टिक मिसाइल इनके पास कुल बची थी। तो इजराइल तो अभी अगर हम ईरान की बात करें, अपना 144 किलो यूरेनियम एनरिच किया, अपने एयर डिफेंस सिस्टम ठीक कराया, अपनी टनल वनल का हिसाब किताब ठीक कराया, अपना ये INS बेस्ड मिसाइल डेवलप कर लिया,
चाइना से माल मंगा लिया और जो प्रॉक्सीज है इसराइल की, ईरान की, उनको और सशक्त कर लिया। और जब चाइनीज गवर्नमेंट से पूछा भैया ये माल काहे को दिया, चाइना कह रहा हमें तो पता ही नहीं। ये वही वाली बात है कि कुछ भी आप अमेरिका भेज दो, अगर अमेरिकन बॉर्डर ने पकड़ा, आप इंडिया भेजो हमने पकड़ा, एज यूजुअल चाइनीज कस्टम को कुछ नहीं पता रहता। बट ये वही चाइना है, वहां अगर एक व्यक्ति सीसीपी के अगेंस्ट मुंह भी खोलेगा, एक बात बोलेगा, उसका एटीएम से पैसा निकलना रुक जाएगा, उसको जहाज की टिकट नहीं मिलेगा, उसको रेल की टिकट नहीं मिलेगी, उसके राशन पे भी लिमिट लग जाता। बट इसी चाइना में 800 मिसाइलों का मटेरियल जा रहा है, निकल रहा है, और यही चाइना कहता कि मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ, कहाँ जा रहा है। मतलब चाइना का एक्सपोर्ट कंट्रोल डेड है सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए। और सोने पे सुहागा क्या था सर, जो हमारा हमेशा अंदेशा था। देखिए दुनिया में कोई भी हरामखोरी का काम हो और पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो, ऐसा हो नहीं सकता। कल एक पाकिस्तानी को यूएस ने कन्विक्ट किया है। क्यों किया था? ये क्या करता था, यूएस ने एक छोटी मोटी शिपिंग कंपनी, क्या मान लीजिए कुछ, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इसने चलाई थी। ये क्या करता था, ईरान से मटेरियल लेता था और ईरान से मटेरियल लेके पहले सोमालिया ले जाता था, सोमालिया से फिर ये ले जाता था यमन। तो जो खूतियों को माल मसाला जाता था तो चाइना से मटेरियल, चाइना से पहले यहाँ आया आपका ईरान, ईरान में इसका मतलब बिल्डिंग हुई, रॉ मटेरियल से एक मिसाइल बना, रॉकेट बना, जो भी था सेमी नॉकडाउन फॉर्म में, ये पाकिस्तानी उसको ट्रांसपोर्ट करता था यमन। इसको अमेरिकन नेवी ने इंटरसेप्ट किया था, इसको पकड़ करके अमेरिका ले गए। अमेरिका में कल इसकी सजा हुई। इसके साथ 2 बंदे हैं, एक है यूनिस जो इसका सारा माल मसाला पैसा देता था। यूनिस का भाई आईआरजीसी में बहुत बड़ा कमांडर है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड में बहुत बड़ा कमांडर है। तो आप देखिए ये चाइना पाकिस्तान ईरान का जो नेक्सस जिसके बारे में हम कह रहे थे, ये बिल्कुल क्लियर आ गया है। अब ट्रंप परेशान है कि यार इन्होंने नया रॉकेट बना लिया, इजराइल परेशान है इन्होंने नया रॉकेट बना लिया। वहां ट्रंप की विडंबना ये है कि मार्को रूबियो कह रहा है यार जो भी हम अभी हरकतें कर रहे हैं भाई साहब, हम क्या करें, हमारे पास जियो पोलिटिकल कंपल्शन, जियो इकोनॉमिक कंपल्शन इतने हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। जो पुरानी सरकार थी हमारी वाट लगा के छोड़ गई है, और हम अब मतलब वट एवर यू माइट सी इज नॉट राइट, इट इज नॉट राइट बिकॉज कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं। पर मेरे को पहला अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगा जो एटलीस्ट सच तो कह रहा है, जो एटलीस्ट ओपनली आके बोलता रहा भाई हाँ हमारी औकात नहीं है, हमारी लगी पड़ी है, हम क्या करें, हमें तो ये सब करना पड़ रहा। तो ये जो आप पाकिस्तान के विषय भी देख रहे हैं, कतर के विषय भी देख रहे हैं, उसके विषय भी देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको एक चीज दर्शाती है कि अमेरिका अभी बहुत कमजोर है और उसका पूरा पूरा फायदा दुनिया उठा रही है। और अब देखिए ना, 3 दिन पहले इसराइल ने भी बोल दिया, बोला पहली बार सीरिया से हमारी ओर मिसाइल आई है सालों बाद। कह रहा कि जोलानी को आपने सशक्त कर दिया, उसके सैंक्शन वैंक्शन हटा दिए, पहला काम क्या कर लिया उसने, सूट कोट लगा के मिसाइल दागो यहूदियों। नेतन्याहू को भी सोचना चाहिए कि भाई ट्रंप को ब्राइब कर दे। ट्रंप तो आजकल चारों तरफ से ब्राइब ले रहा है, जो मुझको ब्राइब करेगा मैं उसका काम माल 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 चाहिए। मैंने तो आपको लास्ट टाइम हमारी यही बात हो रही थी ना कि अगर आज खमेनी 2 ट्रिलियन टेबल पे रख दे तो उससे सज्जन व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होगा। वो सबसे सज्जन व्यक्ति यही है, क्योंकि आप देखिए ना ट्रंप का आजकल तो वो पाकिस्तानी वो कह रहा है कि हो वेरी स्ट्रांग लीडरशिप इन पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने उसको क्रिप्टो करेंसी से मालामाल कर दिया। सर अब क्या करेगा ट्रंप? अभी देखिए पीछे कह रहा था अगर 5 ट्रिलियन की डेट सीलिंग नहीं बढ़ी, मैं कोट अनकोट उसी को कह रहा हूं, अब ये क्योंकि उसके फैक्ट्स में बड़े हिले हुए होते हैं, कहता 5 ट्रिलियन की अगर डेट सीलिंग नहीं बढ़ी तो 250 साल में, पता नहीं अमेरिका 250 साल पुराना है नहीं है, कहता 250 साल में पहली बार ऐसी परिस्थिति हुई अमेरिका विल डिफॉल्ट, और मैं इस अमेरिकन डिफॉल्ट को बचाना चाहता हूँ। मतलब जो हम हमेशा से अंदेशा लगा रहे थे कि जो बिल्कुल जो डेट और डॉलर छापने की पराकाष्ठा पहुंच गई है, इसके आगे कुछ बात हो नहीं रही, इसके आगे ये हिला पड़ा है। जो अभी एमबीएस पैसे दे रहा है, इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट। और यहाँ इसराइल परेशान है, यहाँ ईरान ने उसको ठेंगा दिखा दिया, यहाँ पे इलॉन मस्क ने उसकी वाट लगा रखी है, यहाँ पे पाकिस्तानियों की तारीफ कर रहा है, यहाँ भारत भी कुछ खुश नहीं है। भारत कह रहा है भाई साहब जरा आप ये झुंझुना बनाना बंद कर दो कि हमने सीज फायर करा। और सबसे बड़ी वाट तो उसकी इलॉन मस्क ने लगा दी, जो उसका राइट हैंड मैन था, उसने तो उसके बारे में क्या क्या बोल दिया, बोल रहा है एप्स्टीन आइलैंड के लिस्ट में जी इसका नाम है, वो ट्वीट उसने बाकी डिलीट कर दिया। और क्या क्या आरोप नहीं लगाया, बोला किल द बिल, इसका इम्पीचमेंट कर दो, जेडी वेंस को बना दो, ये काम करने लायक नहीं है। अब कल ट्रंप ने रात को बोले ये बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट है इलॉन मस्क, कह रहा है वेरी बिग ड्रग एडिक्ट, कह रहा है ये अब भी एंटी डिप्रेसेंट्स पे कुछ नाम दिए उसने, कह रहा उस पे रहता तो इसको मूड स्विंग होते कि किसको हुआ, कह रहा है इसके कोई इसका ट्रंप का राइट हैंड बंदा कह रहा है
कह रहा भाई ये इलीगल एलियन है। तो ट्रम्प ने कह रहा इसकी इमिग्रेशन फाइल मंगा लो, इसके सरकारी ठेकों की मैं जांच करूंगा। तो और यहाँ तक बात पहुंची थी कि क्या अगर एलॉन मस्क को डिपोर्ट कराया जाएगा तो रशियन बीच में कूदे, कह रहा कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें डिपोर्ट कराएंगे हम तुम्हें पॉलिटिकल असाइलम देने को तैयार है, रशिया का दिल बहुत है, एडवर्ड स्नोडन को भी हमने असाइलम दिया, आ जाओ हम तुम्हें असाइलम देते। तो सोचिए रशिया पॉलिटिकल असाइलम देने तक की बातें पहुंच गई। तो मतलब अब यहाँ पे ये जो अब ट्रम्प ने बोल दिया जो भाई मैं ईवीज है मैं इन पे सब्सिडी हटा रहा हूँ, इसलिए एलॉन पागल हो गया। इसके 22 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट जो नासा में है मैं वो खत्म कर रहा हूँ। वैसे आप एक बात देखिए, अगर नासा बंद हो जाएगा लेकिन उसका वो ड्रैगन जो क्राफ्ट है ना जिसे उन एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर नीचे लाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसने बोला था मैं आपको स्पेस क्राफ्ट नहीं दूंगा। तो फिर उस पर काफी गतिरोध वगैरह, अच्छा नहीं मैं दूंगा, आगे पीछे ये करूंगा। 380 बिलियन डॉलर टेस्ला की वैल्यूएशन उड़ गई है सर जनवरी से लेके कल दिन तक। अभी जो इसका 29% वैल्यूएशन गिरा, दिस इज हाईएस्ट इन दिस ईयर। और जो अभी पीछे इसने पंगे किए ट्रम्प से, जो 24 घंटे में लड़ाई हुई है, 142 बिलियन डॉलर तब उड़ गए। एलॉन मस्क का पर्सनल इन 48 घंटों में 10 बिलियन डॉलर से इसकी पर्सनल वैल्यूएशन उड़ गई है। इसका अगर आप यूरोप में मार्केट शेयर देखेंगे 71% नीचे है। इसका ओवरऑल प्रॉफिट 91% नीचे है। और अब जो ट्रम्प जो अमेरिका देता था आपको $7,500 एक ईवी पे सब्सिडी देता था, और ओल्ड ईवी एक्सचेंज करोगे तो $4,000 उसके और देता था, वो स्कीम ट्रम्प कैंसिल कर रहे हैं कि भाई मैं ये सब चीजें कैंसिल करूंगा। तो ये अब जो इनमें लड़ाई है ये हो रही है। और इतने में हालत इतनी खराब हो गई कि ट्रम्प को शी जिनपिंग को फोन करना पड़ा, क्योंकि वहां फिर गतिरोध हो गया था, उसने फिर रेयर अर्थ की शिपमेंट रोक दी, तो उसको फोन करना पड़ा। फिर ट्रम्प ने कहा कि हाँ मेरी 90 मिनट बात हुई है, फिलहाल चीजें ठीक है, रेयर अर्थ्स आएंगे, क्योंकि अमेरिका की 3 बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स ने अब ट्रम्प को बोले भाई साहब ये प्रोडक्शन रुक रहा है, जो मैग्नेट चाहिए ना, स्मॉल मैग्नेट जो इसमें काम आते हैं, कह रहा है भाई ये नहीं आ रहे चाइना से, हमारी हिसाब किताब रुक रहा है। अब मार्को रूबियो ने कल बोला यार ये तो हमने चीजें चाइना को दे दी, हमने सालों से चाइना को दे दी, हमने 80% एपीआई चाइना को दे दी, और हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें ये कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि समस्या ये है चाइना व्यापार नहीं करना चाहता, चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, चाइना इसको एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक टूल बना के हमें तंग कर रहा है। पर इस परिस्थिति के जिम्मेदार हम हैं, हम चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे तो पर हम उसमें क्या करें। और बड़ी अच्छी उसने बात बोला रेयर अर्थ्स आर नॉट रेयर, जो विच इज एग्जैक्टली ट्रू। कह रहा है बस उसका इकोसिस्टम दुनिया ने बनाया नहीं, हमने चाइना को उसको डोमिनेट करने दिया, उसी डोमिनेशन का फायदा आज के डेट में चाइना उठा रहा है। छोटा सा विषय ये मार्को रूबियो ने कल बोला। और अब ट्रम्प से पूछा भाई रेयर अर्थ्स आएंगे, बोला हाँ जी फिलहाल रेयर अर्थ्स आएंगे। तो ये देखिए चाइना स्क्वीज कर रहा है, ईरान स्क्वीज कर रहा है, इजराइल स्क्वीज कर रहा है, इलॉन मस्क स्क्वीज कर रहा है। अब ट्रम्प को एक्सेप्ट पाकिस्तानी भारत भी स्क्वीज कर रहा है। बस शहबाज और बिलावल बड़ी तारीफें कर रहे, दोनों तारीफें कर रहे, ट्रम्प बड़े अच्छे नेता, उन्होंने सीज फायर लुकवाया, नहीं तो न्यूक्लियर युद्ध वाली परिस्थिति होती। क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं कि ट्रम्प बहादुर आप जरा फटे में टांग अड़ाओ, आप जरा कुछ बायलैटरल आप इसमें घुसो, कुछ हमें राहत दिलाओ, कुछ हमें भारत से बचाओ। क्योंकि उन्हें लग रहा है सऊदी हो, कतरी हो, यमनी हो, कोई भी हो, जो उम्मत के जितने भी लोग हैं, मोदी जी किसी की नहीं सुन रहे। रशिया बोलेगा नहीं, इजराइल बोलेगा नहीं, अब बचा चाइना की औकात ही नहीं। खैर तो बचा अब एक ट्रम्प बहादुर जो थोड़ा बहुत अपना कुछ इधर उधर के कुछ स्टंट मार के कुछ मोदी जी के कान तक बात पहुंचा सकता। तो पर मुझे लगता है कि जो इंडिया का रेस्पॉन्स रहा पीछे ट्रम्प के क्लेम को, जो उसने कहा जी मैंने मीडिएशन कराया, मुझे लगता सर उसको देखते हुए ट्रम्प नहीं बोलेगा, क्योंकि ट्रम्प को लगा जितनी बोलूंगा फजीयत और होगी, ये बड़े आजकल अग्रेसिव हो गए, ये प्रस्वारता करेंगे और सारी पोल पट्टी खोलेंगे, डेट टाइम और किसने कब फोन किया वो तक कहानी निकलेगी। तो ट्रम्प कह रहा भैया मैं तुम्हारे लफड़े में पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये तो ट्रम्प की हालत है। ये मस्क वाला वहां लफड़ा चल रहा है, और मस्क ने तो ये भी कहा, कह रहा भाई इसको इम्पीच करो। और मस्क ने कल एक और रेडिकल आइडिया दिया, कह रहा एक नई पार्टी फ्लोट करो, एक नई फ्लोट करो। ये मतलब केजरीवाल जैसा स्टंट मार रहा वहां पे। ये बड़ा कह रहा जी मैंने ट्विटर पे पोल चलाया। अब ट्विटर पे पोल चला, कह रहा 5 मिलियन लोगों ने बोला, 80% ने बोला नई पार्टी फ्लोट करो। अब भाई 80.4% ने बोला नई पार्टी। अब एक और तथ्य देखिए सर, 350 मिलियन की आबादी है अमेरिका की, 300 मिलियन लोग लगभग वोट देते हैं। तो जो तेरा सैंपल साइज है वो 1.5% का है। प्लेटफॉर्म तेरा, सैंपल तेरा, सब कुछ तेरे हाथ में। तू 50 मिलियन भी इसको दिखा सकती है।
ट्रम्प की भी तो थोड़ी सी तो बैट बजनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाँ बकवास कर रहे हैं। सर, ये जो है ना, ये जो ओवर एग्रेसिवनेस है, ये जो चीजों को संयमित ना करके बोलना, जो बिना सोचे बोलना है, जो बिना सोचे करना है, इन सबको भी संयमित करना चाहिए। पर अगर आप देखें, अगर जो अभी अमेरिका की पॉलिटिक्स में केजरीवाल मूवमेंट वाला एलॉन मस्क प्रयास कर रहा है, और हाँ, कल अच्छा हुआ जेडी वेंस को वो चढ़ा रहा था कि जेडी वेंस शुड टेक ओवर। कल उसने बोला, बड़ा अच्छा जेडी वेंस ने रात को कहा था, भाई देखो मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि आपको प्रेसिडेंट के लिए रेस्पेक्ट इसलिए होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के पद पे कौन बैठा, फर्स्ट पॉइंट। कह रहा दूसरी बात, यू माइट बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन बट डोंट मेस अराउंड विद द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन। अब भी ट्रम्प दुनिया का बाय द वर्च्यू ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल है, आप उससे पंगा ना ले, आप रिचेस्ट हो रहे इन दिस ब्लड फ्लूइड, यू आर ओनली गोइंग टू लूज। आपका नुकसान होगा, जो नुकसान अब हो रहा है उसका नुकसान हो रहा है, तो बड़ा भाई आपका नुकसान होगा, आप ये काम ना करें। और ये भी सुना जाता है सर कि जो एक अंदर की खबर ये भी थी कि जो एलॉन मस्क चाहता था कि एआई का यूज जो वेपन्स में होता है, एआई का यूज जो वेपन्स में होता है, उसका एक सिस्टम बनाया जाए, उसको एक मैकेनिज्म बनाया जाए, उसको एक रेगुलेशन लाई जाए, और वो रेगुलेशन की आद में यू हैव टू एडहेयर टू दैट रेगुलेशन, उसकी एक पॉलिसी बने। और अगर आपको फिर ये यूज करना तो आपको उसकी लाइसेंस लेनी पड़े इन अमेरिकन से। तो ये व्यवसाय में एलॉन मस्क घुसना चाहता था और ये मना कर दिया, क्योंकि दुनिया भर पे आप, वही वाली बात है, दुनिया भर पे आप रूल लगा दोगे, रेगुलेशन लगा दोगे, चाइना कोई रूल थोड़ी ना मानता है। तो अगर ये रूल लगते तो ये बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज चाइना को होता है। तो ये भी माना जाता है कि इसको लेके बड़ा गतिरोध हुआ, तो और इसको लेके फिर फाइनल ब्रेकअप हुआ, बोला भैया ये नहीं होगा। तभी उसने वो जो बिग फैट बिल है अमेरिका का, जो ट्रम्प का बिग फैट बिल नहीं है, बिग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल। बिल, बिग ब्यूटीफुल, मैं फैट ही कहूँ ना, अमेरिका में सब मोटे, बिग ब्यूटीफुल बिल जो है उसका सर इतने फ्रेंच फ्राइज और इतना कोक मोटे तो होंगे, और इतना मुर्गा एक बार में आदमी खाएगा। तो अब बिग ब्यूटीफुल बिल का इसीलिए उसने अपोज किया। तो ये सारे ताने बाने, अगर आप इस पूरी जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को, जो मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बयान करने, मतलब गागर को सागर में भरने की कोशिश की, और आप इन सारे पॉइंट्स को समझें, को कंसिडर करेंगे, तो सर ये बहुत बड़े अंडर करंट से बहुत बड़ी चीजें हैं। चाइना में भी बहुत सिविल अनरेस्ट है। शी जिनपिंग ने कुछ दिन पहले कहा था चाइना इज हेडिंग टू अ सिविल अनरेस्ट, क्योंकि देखिए फैक्ट्रियां बंद हुई है, ट्रेड वॉर से चाइना को भी बड़ा नुकसान हुआ। तो अभी अगर कोई इंसुलेटेड है, अगर कोई बचा हुआ, अभी अगर अब मैं भगवान कसम सच कह रहा हूँ, भारत से अभी स्टेबल अभी और कोई नहीं है। अमेरिका की अपनी वाट लगी पड़ी है, चाइना की अपनी वाट लगी पड़ी है, रशिया का यूक्रेन के स्पाइडर वेब के बाद अपना जो उसने एक्शन ले रहा और लेने वाला, वो अलग बात है। पर अगर अभी कोई बचा हुआ, अगर कोई अभी भी अपनी दाल रोटी फर्स्ट क्लास चला रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बना रहा है, और पाकिस्तान को और चाइना को धमकियां दे रहा है, और चौका उनकी औकात गिना रहा है, भारतीय सर। ये जो हमारा ब्रिज अभी बना, जिसको मोदी जी ने इनॉग्रेशन के चुनाव पे, अब देखिए चाइना कहता है BRI, इंडिया भी कहता है BRI, चाइना का BRI है बीजिंग्स बीजिंग्स रोग इंपीरियलिज्म, जिसका नाम BRI, जो लोगों की लैंड ग्रैबिंग करता है, जमीनों पे कब्जा करता है। हमारा BRI क्या, भारत का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने दुनिया में सबसे टॉलेस्ट ब्रिज बनाया, इतनी सारी टनल्स बनाई, इतनी सारा इंजीनियरिंग मार्वल किया। क्योंकि चाइना को तकलीफ ये है कि पहले वो कहते थे हम सबसे टॉलेस्ट ब्रिज हमने बनाया, वो हमने ले लिया। सबसे ज्यादा टनल्स एक रूट पे हमने बनाई, लॉन्गेस्ट टनल पहले स्विट्जरलैंड में थी, उसका भी कीर्तिमान हमने तोड़ दिया। और आज जो हमारी फोर्सेस है JNK में, जो लद्दाख में, उनकी डिप्लॉयमेंट का समय, उन पे लॉजिस्टिक्स का समय बहुत कम हो गया। अब ऑल वेदर रोड हम लद्दाख तक भी बना रहे हैं। एक टाइम तो ये था ना, पाकिस्तान को लगता था कि JNK की रोड काट दो, कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख की तो सर्दियों में कटती थी, तो या तो जहाज से कोई आएगा या आएगा ही। तो अब जो मोदी जी के टाइम में रोड्स का जो आपका नेटवर्क बन रहा है, चीजें बन रही है, उसको देखते हुए अब ये चाइना को भी तकलीफ हो रही है, कि पाकिस्तान को भी तकलीफ हो, और कहीं ना कहीं हकीकत ये भी है, अगर देखिए आज एक चीज हम और अमेरिका में कॉमन है, आपकी आज की समस्या चाइना है, और अमेरिका की आज की समस्या चाइना। पर यह भी सत्य है कि आने वाले टाइम में हम अमेरिका की समस्या बनेंगे कुछ टाइम बाद। तो ये भी वो तो लग रहा है उनको, इसीलिए तो इतना सब तमाशा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई अभी हम दोनों की समस्या चाइना, तो भी साथ काम करते हैं, बट उन्हें ये जरूर पता आने वाले टाइम में हम उनकी समस्या बनेंगे। उनका तो ये कहना है कि हम जब आपको कहें तब आप चाइना से जाके लड़ जाओ। भारत कहता है कि हम पागल है क्या। उसका तो मतलब ही देखिए, उसने यूके को आप देखिए पट्टा बना के रखा था। वो अमेरिका एलाई नहीं रखता सर, वो पट्टे पालता है। चल हट हट हट, वो
चल अब मैं एक वॉर ऑफ टेरर लॉन्च कराऊं, भेज अपने जहाज, भेज अपनी सेना, अब मुझे इराक में लोग चाहिए जमीन पे, मुझे अफगानिस्तान में चाहिए, भेजो सेना। अब भारत ने ना कभी उनके वॉर ऑफ टेरर का पार्ट बना, ना कभी सेना दी, बहुत अच्छा किया। बोला भाई जो हमारे युद्ध होंगे, जो हमें करना हम करेंगे ना। और सर सीधी सी बात है, हम तो टेबल पे पैसे रख के हथियार खरीदते हैं। हम कौन सा तुमसे एड मांग रहे हैं, हम तो कौन सा तुमसे भीख मांग रहे हैं। और तुम तो दुनिया से 4 आना महंगाई हमें हथियार बेचते हो। हम पैसे रख के, हम एड वाले लोग, हम ट्रेड वाले लोग हैं, एड वाले लोग नहीं है। ये एड वाले लोग हैं पाकिस्तानी, ये एड वाले लोग होंगे यूके वाले, जिनको अब याद आ रहा पुतिन ने जब वाट लगाई है, कह रहा है अमेरिका बहादुर F-35E हमें दे दो। अबे तंदूर में बन रहा है क्या, निकाल के तुम्हें दे दूं और तुम्हें आज मिल जाएगा F-35E। मतलब लोग लाइन लगी है उसके, F-35E तुम्हें मिल जाएगा, तुम उसमें न्यूक्लियर बम लगाओगे, फिर पुतिन डर जाएगा। और इन पता नहीं यूके वालों को क्या हो गया, यू नॉट अ ब्लडी न्यूक्लियर ट्रायड, व्हाई आर यू ट्राइंग टू टेक अ पंगा विद पुतिन। और जो भी उसने यूक्रेन का हाल किया, आपने देखा होगा कल परसों, यूक्रेन की ऐसी वाट लगाई है सर, 44 बैलिस्टिक मिसाइल, 470 ड्रोन। जेलेंस्की तो तब से बंकर में छुपा पड़ा, बाहर ही नहीं निकल रहा, क्योंकि मुझे लगता है अब उस पर निशाना बिल्कुल लगाया कि जेलेंस्की को एलिमिनेट करना है। जेलेंस्की का हिसाब किताब करके ही ये मामला सेटल होगा। और आप देखिए ट्रंप कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि पुतिन और ट्रंप की जो बात हुई थी, एग्रीमेंट ये था, देखिए ट्रंप साहब हमें यूक्रेन में जो करना हम करेंगे, आप जरा अपनी टिप्पणियों को सीमित करें। उसने कहा देखो भाई व्लादिमीर पुतिन, हमें जो ईरान में करना हम करेंगे, आप जरा इसमें ना पड़िएगा। बोला ठीक है, हम यहाँ नहीं बोलेंगे, आप वहां ना बोलिएगा, पर जल्दी कीजिएगा। पर पुतिन ने बोला था मैं एक बार इनसे बात करके देखता हूँ, अगर इनके दिमाग में कुछ बात डली तो अच्छी बात है, नहीं डली तो नहीं है। अरे इंपॉर्टेंट चीज तो सर मैं भूल गया, कैसे भूल गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है, कल MBS ने और सऊदियों ने एक पिक्चर जारी की, उसमें ये लिखा है, दिखा रहा है, पेट्रियट मिसाइल बैटरीज आर डिप्लॉयड टू प्रोटेक्ट मक्का के प्रोटेक्शन के लिए पेट्रियट मिसाइल बैटरीज की पिक्चर जारी की है। और उन्होंने, सऊदियों ने कहा है कि जो अगली बार हज होगा, जिसमें 1.5 मिलियन मुसलमान आएगा, उनकी सुरक्षा के लिए और बड़ी मस्जिद जो मक्का की है उसकी सुरक्षा के लिए ये हमने डिप्लॉय किया है। क्यों? खतरा ना हिंदुओं से है, ना यहूदों से है, ना किसी से, क्रिश्चियनों से। खतरा है कि हूतियों से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर। क्या ये INS मिसाइल की कहानी सऊदियों तक भी पहुंच गई है क्या? इसीलिए आज MBS खुल के दिखा रहा है, देखो भैया अमेरिकन पेट्रियट्स आर डिप्लॉयड टू प्रोटेक्ट मक्का एंड द बड़ी मस्जिद ऑफ मक्का एंड टू प्रोटेक्ट मुस्लिम्स कमिंग हियर। और ये एक वास्तविकता से, इससे पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हिल गया। पर विडंबना ये है, कोई इसको कवर नहीं कर रहा, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हूतियों ने पहले भी मक्का की तरह मिसाइलें चलाई थी और अब फिर चला सकते हैं, इसलिए हमने पेट्रियट मिसाइल बैटरीज लगाई है। तो मतलब क्या हज करने वाला मुसलमान जो मक्का जाएगा वो सेफ नहीं है क्या? मक्का की बड़ी मस्जिद सेफ नहीं है क्या? मक्का शहर सेफ नहीं है? किससे? न इजरायलियों से, न क्रिश्चियन से, न हनूद से, न यहूद से, न क्रिश्चियन से। किससे? तुम्हारे ही अपने ये जो होती है, जो ईरान का प्रॉक्सी, उससे। तो मतलब ये जो आज खुल के पिक्चरें जारी की, उन्होंने पिक्चर्स रिलीज किए, देखो जी पेट्रियट मिसाइल बैटरीज डिप्लॉयड है फॉर दिस। तो ये कुछ दिखा रहा है कि कुछ परिस्थिति मिडिल ईस्ट में विस्फोटक बन रही है, चीजें और भी भयंकर हो रही है। और अगर भारत का आप बात करें, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन ईरान एंड सऊदी, वी विल एनी डे चूज सऊदीज, क्योंकि सऊदियों से हमारा व्यापार है, ये है। और फिर भी एक MBS एक अच्छे व्यक्ति है, एटलीस्ट रिफॉर्म करने का कोशिश कर रहा है, कुछ चीजों को ठीक करने का कोशिश तो कर ही रहा है बेचारा। अब वहां पे तो आप जानते ज्यादा दाल नहीं गलेगी। अब ये जो पेट्रियट्स का लगना और इजराइल और ईरान का ये कासिम बशीर मिसाइल का अनाउंस करना विद 1200 किलोमीटर रेंज, तो मतलब क्या इसमें कोई समन्वय है क्या? कतर तो मुश्किल से 50-60 किलोमीटर है। वही मैं कह रहा हूँ, पता तो 60 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर रेंज है, डिटेक्ट नहीं होगा यार आपसे। तो अब देखिए क्या मिडिल ईस्ट में चीजें बदल गई है। पहले हम ये चीजें कहते थे, पहले इसके अटकले लगाए जाते थे, ये इनफॉर्मल न्यूज होती थी, फॉर्मल कर दिया सऊदियों ने, फोटो जारी किए सर, ये देखो जी पेट्रियट मिसाइल बैटरीज लगी है, मक्का शरीफ को खतरा है हूतियों से, ये शियाओं से खतरा है। अब बताइए कैसे, मतलब कैसे चलेगा इस्लाम ऐसे? माना आपस में मतभेद है, ऐसे थोड़ी कि यार हम मुसलमान बेचारे हज करने आ रहा, उन पे मिसाइल चला दो, मक्का की बड़ी मस्जिद को टारगेट कर दो, कोई तरीका ही है? मतलब कोई सभ्यता वाली बात है ये? और वैसे तो तुम कहते हो भाई हम सब मुसलमान, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन है, यहूदियों से लड़ना, काफिरों से लड़ना है, यहाँ तो कुछ सिस्टम अलग दिख रहा है मतलब। और सर आप जानते हैं पेट्रियट मिसाइल बैटरी तो अमेरिकन क्रिश्चियन ही चला पाएंगे ना, अब सऊदियों को तो चलानी नहीं है, कि ट्रेनिंग है उसकी सिस्टम, वो कहाँ सऊदी बेचारे चला पाएंगे? तो मतलब क्या मक्का शरीफ में अभी अमेरिकन क्रिश्चियन
soldiers are protecting highest holiest place of Islam. ये भी एक बड़ा सवाल है, क्या holiest place of Islam is protected by American arsenal and American Christian soldiers? ये भी एक बड़ा, और खतरा कहाँ है? खतरा वैसे भी वो फ्रांस के सोल्जर्स ही तो लेके आए थे जब वो मक्का पे हमला हुआ था हमला हुआ। 1979 में। बिल्कुल। अब देखिए ना, आज भी कुछ ज्यादा नहीं बदला, आज भी आप क्रिश्चियनों पे ही डिपेंडेंट हो, आज भी काफरों पे ही डिपेंडेंट हो मक्का शरीफ की प्रोटेक्शन के लिए। बट ये एक और चीज दिखाता है, इस्लामिक कंट्रियों में अंदर बहुत गतिरोध है सर, बहुत प्रॉब्लम है अंदर। ये बाहर से कुछ दिखाए, ये करे उम्मत और ये जो हमारे यहाँ का जो ये गतिरोध है, हमने सुना आप दिन रात और बिल्कुल ओवर टाइम करके हमारे बांग्लादेशी मेहमानों को निकाल रहे हैं। सर देखिए, बांग्लादेशी मेहमानों को तो हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लगा था अगर रैन बसेरों को आप घर समझो तो वो उसकी गलती है ना। ये तो नाइट शेल्टर है, जैसे सर्दियों में दिल्ली में हम नाइट शेल्टर खोल देते, भाई सर्दी बहुत अब रही है। रैन बसेरों को घर समझने की गलती उन्होंने की थी, इंडिया से पंगे लेने की गलती यूनिस ने की थी। और ये जो यूनिस है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा सुरता और शाना समझता है, ये समझता है कि इंडिया को ये औकात दिखा देगा और ये मतलब अपने वही इस्लामिक अलतकिया कर करके अपना काम करेगा। पर अभी जो इसकी वाट लगी है वो इसको दिख रहा है, क्योंकि अब सब लोग कह रहे हैं भाई तो इस्लामिस्ट के साथ है। अमेरिका के डीप स्टेट ने, अमेरिका जो क्लिंटन वगैरह का कबाल है, उसने तेरे से हाथ खींच लिया है। अभी तो इसने इलेक्शन भी अनाउंस कर दिया, आपने देखा कल 26 मतलब 2026 अप्रैल में से इलेक्शन अनाउंस कर दिया। पहले जून की बातें कर रहा था, पर उससे भी बीएनपी वाले खुश नहीं है। और ये जो इनका ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान था, ये जो इनका रियासत बांग्ला का प्लान था, जो टर्किश एनजीओ ने लॉन्च की थी, अब हम भी कार्रवाई तो कर रहे हैं सर, पर हमें जो देखना है कि वी डोंट हैव टू गेट कॉट इनटू अननेसेसरी ग्लोबल वॉर्स। हमें उन लड़ाइयों में नहीं फंसना, पर उनसे बचते हुए अपना काम करना है। मुझे लगता है अगर आप देखिए भी पाकिस्तानी जासूसों पे भी कितना क्रैकडाउन हुआ है, 30-34 जासूस तो पकड़े गए हैं, और अभी भी क्रैकडाउन जारी है। एनआईए ने पूरे कंट्री लेवल पे रेड्स की थी। खैर, हमारा क्रैकडाउन पाकिस्तानी जासूसों को लेके जारी है, और हमारा क्रैकडाउन जो है ये बांग्लादेशी इलीगल्स को लेके भी जारी है। इनको पकड़ना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा। कार्रवाई चल रही है, बट अभी ये है कि थोड़ा सिस्टम अभी वेल ऑयल्ड नहीं हुआ, गाड़ी का इंजन अभी रवा नहीं हुआ, अभी नई गाड़ी है, तो थोड़ा वो कहते हैं ना, फिलहाल 60 किलोमीटर से ही चलाना, बाद में 1000 किलोमीटर हो जाए तब भगा देना। बस अभी थोड़े 1000 किलोमीटर होने बाकी है, फिर दबा के भगाएंगे, सिस्टम बनेगा, उठा के फेंक देंगे इनको। क्योंकि बांग्लादेशियों का यहाँ काम क्या है, अब बांग्लादेशी तो भैया वापस बांग्लादेश जाएगा, यहाँ कोई काम नहीं। यूनिस मियाँ उसको पालेंगे, यूनिस मियाँ उसका ध्यान रखेंगे। तो वैसे नोबल लॉरिएट है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत सभ्य व्यक्ति है। नोबल वाले लोग हैं सर, हम कहाँ नोबल वाले लोग, हमें तो कभी मिला ही नहीं नोबल। ये तो नोबल वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनको माइक्रो फाइनेंसिंग आती है सर, माइक्रो फाइनेंसिंग का जादूगर, बाजीगर मोहम्मद यूनिस। वाह, सोचिए वो लंबा सा गाउन, हाथ में डंडा, और वो टोपी लगा के आएगा तो कैसा लगेगा, वैसा ये जादूगर। तो इसको क्या कमी है, ये तो सबको सेटल कर देगा, जिंदगी बना देगा उनकी बांग्लादेश में। वैसे भी हमारे यहाँ जो एक डेमोग्राफिक इन्वेजन इन्होंने किया था, इसको रिवर्स करने का समय आ गया है। अब देखिए, अमेरिका में कब परसों की बात है, 3000 इलीगल एक दिन पकड़े, 3000 को उठा के फेंक दिए एक दिन में। अगर अमेरिका कर सकता, दुनिया भर में हो रहा, तो हम क्यों ना करें भैया। वो तो, जबकि अमेरिका का सिस्टम ऐसा था, वो इस चीज को रखता था। आप तो हमारे यहाँ 100% इलीगल हो, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा लीगल प्रावधान नहीं जिसको आप एक्सप्लॉइट करके आए। अब तो 100% 2 नंबर से आए हो, तो हमारा आपको उठा के फेंकने का कार्यक्रम तो बनता ही बनता है। और अगर इस यूनिस को पूरी तरह से बनता है, और चाइना की गोद में बैठेगा तो तब तो और दिक्कत होगी ना इसकी। चाइना की गोद में बैठ के कभी बांध का प्रोजेक्ट बनाता, कभी एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बनाता, कभी कुछ बनाता है, इसकी दिक्कतें बढ़ने वाली है सर यूनिस की। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला ज्यादा खतरनाक होता है, बिना दाढ़ी मूछ वाला, ये कैटेगरी ज्यादा डेंजरस है। बिना दाढ़ी मूछ वाला तो दिखता ना आपको, जो है वो है, ये वो वाली कैटेगरी है। और ये जो थोड़ा पढ़ा लिख, इनमें से पढ़ लिख जाए और भी खतरनाक, इनमें से पढ़ लिख के हिंदू हिंदू करने लगे और भी खतरनाक। देखिए, आपको याद है अभी दिसंबर में क्रिसमस गया, आसिम मुनीर गया था कोट और बोटाई लगा के केक काटने क्रिश्चियनों के साथ। कहता जी केक हूं मैं, बड़ा सेकुलर हूं मैं, बड़ा लिबरल हूं जी, क्रिश्चियन हमारे भाई है। अब उन्हीं क्रिश्चियनों को लेके, उनके नरसंहार को लेके शर्मन कल इससे बिलावल से सवाल पूछ रहे थे। 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने हो गए, बिलावल अमेरिका में को खड़ा होकर बिलावल से सवाल पूछा, वो जो क्रिश्चियन है उनका क्या हुआ पाकिस्तान में।
अब देखिए कितने ही अलतकिया वाले हैं। अब पूछे मुनीर से, तू तो बड़ा उस दिन बोट टाई लगा के केक काट रहा था क्रिसमस के दिन क्रिश्चियनों के साथ, क्रिश्चियन मेरे भाई है, ब्लास्फेमी में कितने क्रिश्चियन मारे हैं, कितनों को तुमने सरे आम सड़कों पर जलवाया है, मरवाया ब्लास्फेमी का चार्ज लगा के। बाय द वे ये भी कल शर्मन ने कहा, जो कांग्रेसमैन था अमेरिका का, कहता है तुम्हारे तो बढ़िया भाई, किसी पे भी ब्लास्फेमी का चार्ज लगाओ और तुरंत उसका हिसाब किताब कर देते हो, तुरंत उसकी सेटलमेंट कर देते हो, ना अपील ना वकील, डायरेक्ट उसको तो लोग थानों से निकाल निकाल के, पुलिस स्टेशनों से निकाल निकाल के मारते हैं। और ये ब्लास्फेमी का चार्ज जो है 99% नॉन मुस्लिम्स पे लगता है। तो मतलब ये भी तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी विडंबना है। आफरीदी जो डॉक्टर था बेचारा, वो जेल में सड़ रहा, उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। नॉन मुस्लिम को मरवाना, 2 मिनट में ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दो, सेटलमेंट तुरंत उसके लोग कर देते हैं। और तुम यहाँ आते हो कि ह्यूमन राइट्स की बात करने, कश्मीर की बात करने, पानी की बात करने। डू हेल विद यू यार, मतलब तुम्हारे यहाँ क्या है, कहाँ क्रिश्चियन जीनोसाइड कह रहे, कश्मीरियों का जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड हो जी, सारे मुसलमानों को डेमोनाइज किया जा रहा है। अबे अल्लू के अंडे, क्या डेमोनाइज करें इनको? मतलब अगर ऐसा फेक नेता पाकिस्तान का हो सकता है, आपको याद है पीछे क्या बोला था, ये पानी बहेगी तो यहाँ से खून बहेगी। मतलब मैं कहा, मैं पहले तो ये उर्दू तो बोलना सीख, इसमें उर्दू में ऑक्सफोर्ड एक्सेंट कहां से ला रहा है? इतना गोरों से प्यार है, इतना गोरों का एक्सेंट है, जाके लंदन का पासपोर्ट छाप और जाके रहे वहां पे, वहां जाके उसमें वॉलमार्ट में काम कर लेना है, जो भी सुपर स्टोर, वहां जाके काम कर लेना, बोले यस हैव एनी बेल्स प्लीज, ओके गिव मी योर कार्ड, ओके थैंक यू वेरी मच, कैन आई हैव योर कार्ड प्लीज। मैं ये काम करना, पूरा एक्सेंट बोलने का टाइम मिलेगा, पूरा दिन भर एक्सेंट बोल, तो एकदम जबरदस्त। चलिए, अब आज की चर्चा को यहीं पर बिलावल बिल्लो रानी के हवाले करते हुए यहीं पर अब विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित पीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर मैं तो जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, ये बिल्लो जिस तरह के क्लबों में घूमता है, जो पुरुष प्रधान क्लब होते हैं, आप समझ गए क्या है, तो मतलब वहां की कोई जो हमारे भाई बहन है, जरा एक फोटो वोटो भेज दो यार कोई हमें, हम भी फोटो का प्रचार करेंगे, थोड़ा सा पता लगेगा। और आप जानते हो ऐसी प्रवृत्ति की लोगों की इस्लाम में क्या सजा है? तो जरा हम ये क्वेश्चन एंड में जाके छोड़ते हैं, ऐसे प्रवृत्ति की लोगों में इस्लाम में क्या सजा तजवीज है? उनको तो सबसे ऊंची छत से नीचे फेंका जाता है। हाँ, तो मतलब ये चीजें जरा बुर्ज खुल के, खलीफा से नीचे फेंका जाएगा उनको। हाँ तो ये हम कहते हैं, मतलब ऐसा किताब में लिखा, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो भाई देखो बिल्लू के साथ कब क्या होगा, अगर कभी हो गया ये मत कहना कि हमने आइडिया दिया था। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। महादेव।